गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि हर उछाल पर हम देख रहे हैं कि बिकवाली देखने को मिल रही है, यानी कि बाजार हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हर हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग या तो फिर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे बाजार में जहां पे हर हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर सेल ऑन बाउंस का जो मार्केट है उसमें आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इस पर हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9। Good morning, Sandeep ji, and thanks for having me on your show. तो चलिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बाजार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि बाजार हर हायर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर में आता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार में हायर लेवल्स पे जो ऊपरी स्तर बन रहे हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बाजार में आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कल के बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था। तो पहले बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जो है कल का बाजार। कल हमने देखा बाजार में मजबूत शुरुआत हुई थी, ग्लोबल संकेत भी ठीक ठाक थे, लेकिन मजबूत शुरुआत के बाद हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग फिर से हावी होती हुई नजर आई और दिन के दौरान जो लूज बने थे उनके आसपास ही जाकर हमने क्लोजिंग भी होती हुई दिखी। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 72 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी। सेंसेक्स में 73 अंकों की गिरावट थी और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 125 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। 24,978 जहां खुले थे उससे थोड़ा ऊपर ही हमने दिन का टॉप बना दिया और उसके बाद निफ्टी हायर लेवल से करीब करीब 200 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने 81,770 ये दिन के दौरान लेवल छू लिया था, लेकिन वहां से करीब 625 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी और 52,500 का लेवल भी एक समय बैंक निफ्टी पर पार होता हुआ नजर आया था, लेकिन ये टिक नहीं पाया और इनफैक्ट जो क्लोजिंग है वो 52,000 के स्तर के भी नीचे, करीब 615 अंक नीचे हायर लेवल से बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो तीनों इंडाइसिस की अगर हम बात करें, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेल ऑन बाउंस हम लगातार देख रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली हो रही है, वो तो एक फैक्टर है ही है। मैम, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो कि ये हर उछाल पर बेचने वाला बाजार बनता जा रहा है? संदीप जी, जैसा कि हमने पिछले शो में भी बात की थी कि जो रैलीज होंगी वो शॉर्ट लिव्ड होंगी। हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा निफ्टी में लास्ट वीक के, अगर हम एंड की बात करें, बट वहीं से हमने हाई लेवल से दोबारा से सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा है। बट अगर हम डाउन साइड में देखें तो 24,750 का जो लेवल है, जो हमने पिछली बार भी बात की थी, वो अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे इंटैक्ट है। इवन तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हमने कॉन्टिन्यूड अपटिक आते हुए देखा है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, चाइना और ताइवान के बीच में भी टेंशंस बढ़ रही हैं। और चाइना जो अपने मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स को अनाउंस कर रहा है, इनफैक्ट ये सेशन में भी चाइना ने अपने नॉन प्राइम रेट को कम किया है बाय 25 बेसिस पॉइंट, जो हायर देन एक्सपेक्टेशंस था। सो फंड्स काफी ज्यादा मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना और इसी वजह से हमने अक्टूबर में सो फार 10 बिलियन तक के आउटफ्लोज आते हुए देखे। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट पे प्रेशराइज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यूएस का अगर हम डेटा भी देखें तो काफी बेटर निकल के आ रहा है, जिससे ये जो एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग की जो बेट्स थी वो कम हो गई है। और अब ऐसा मानना है मार्केट का कि 25 बेसिस तक का ही रेट कट होगा नवंबर की मीटिंग में। सो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में अपसाइड आते हुए देखी है और मार्केट्स में हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। बट वहीं अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो अभी भी 24,750 का लेवल और 24,686 का जो लेवल मैंने पिछली बार भी बात की थी, ये पूरा जोन है, ये अभी भी इंटैक्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, जो स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है निफ्टी का, उसके नीचे काफी ज्यादा हम डाउन साइड आते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट दैट डाउन साइड कैन एक्सटेंड टुवर्ड्स 24,500 फर्स्ट एंड देन 24,200 लेवल्स एज वेल। सो हमें इस लेवल पर क्लोजिंग बेसिस पे नजर रखने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में भी देखें तो पिछले सेशन में जो हाई लगा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। सो 52,600 लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन गए हैं बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, मुझे नहीं लगता यहाँ से फर्दर तेजी अभी देखने को मिलेगी। सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रहेगी, स्पेशली बैंक निफ्टी में। और अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वहां पर भी मुझे काफी ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है। इवन दो पीएसयू बैंक्स इतने वीक नजर नहीं आ रहे हैं, बट प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है काफी प्रेशर आगे आने वाले दिनों में बना रह सकता है। ओके, तो पीएसयू के बनस्पत प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आपने बैंकों की बात तो कर ली मैम, एक लेवल में बैंक निफ्टी के लिए 52,000 का भी समझना चाह रहा था कि क्या ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे फेस कर रहा है, क्योंकि लास्ट वीक हम देख रहे थे 51,000 से 52,000 यही वो रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है। कल वो रेंज पार ज़रूर होती हुई दिखी इंटरडे में, लेकिन उसके नीचे ही फिर से हमने देखा है कि उसी रेंज में ही जाकर क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो ये जो बैंड है बैंक निफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये? इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है संदीप जी।
डाउन साइड में देखें तो 49,700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोर एरिया है। अप साइड में देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे 52,000 का लेवल था, और अगर हम इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं तो 52,580 से 600 का जोन है। सो ये दोनों लेवल्स के बीच में ही मुझे लगता है अभी मार्केट ऑसिलेट करती रहेगी। ट्रेंड अभी लार्जली सेल ऑन राइज का नजर आ रहा है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। जब तक कोई क्लियर ट्रिगर्स नजर नहीं आते हैं, कोई अभी पॉजिटिव ट्रिगर्स नजर नहीं आ रहे हैं। इन्फ्लेशन भी इंडियन इकोनॉमी अगर मैं देखें तो बढ़ रही है। आरबीआई ने भी इंडिकेशन दिए हैं कि अभी रेट कट करना बहुत अर्ली हो जाएगा। सो अभी रेट कट की भी जो बेट्स हैं वो रिसीड हो गई हैं। सो सारे फैक्टर्स अभी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट नजर आ रहे हैं, वीक नजर आ रहे हैं, बट येस लॉन्गर टर्म वी आर स्टिल वेरी पॉजिटिव। सो मुझे लगता है अभी यहाँ पर जो एलोकेशंस है वो थोड़ी सी कर्टेल्ड होनी चाहिए। थोड़ा इन्वेस्टर्स कैश पे बैठ सकते हैं, थोड़ा मार्केट को स्टेबलाइज होने दें। ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे, बट बहुत ज्यादा यहाँ से बुलिश मार्केट नजर नहीं आ रही है। सिलेक्टेड पॉकेट्स में ही मुझे लगता है अच्छे रिटर्न्स नजर आएंगे। ब्रॉड बेस्ड मार्केट में देखिए तो मुझे लगता है मिड कैप में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है पिछले सेशन में, और ये मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो हमने ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं पिछले 1 से 2 सालों में। अब लगता है वहां पे वैल्यूएशंस कुछ हद तक करेक्ट होंगी। जो एक्सेसेस हैं वो यहाँ पे मुझे लगता है करेक्ट होते हुए नजर आएंगे, बट यस सिलेक्टेड पॉकेट्स में अभी भी बाइंग की जा सकती है। तो थोड़ा कैश पे बैठे और अपनी पोजीशंस को स्लाइटली कर्टेल रखें अभी यहाँ पर। चलिए, तो शॉर्ट टर्म में कोई पॉजिटिव संकेत नहीं नज़र आ रहे हैं जिस वजह से सेल ऑन बाउंस का मार्केट है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी पैसा बन सकता है। उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा मैम। उससे पहले जरा एक कुछ सेक्टरल रुझान देख लेते हैं कि कल के सेशन में कैसा था। ऑटो फाइनेंशियल को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी एनआईसी के इंडेक्स आप देखिए गिरकर लाल निशान के साथ ही बंद हुए। सबसे ज़्यादा प्रेशर आप देखें कहाँ था, मीडिया में ये लीड करता हुआ दिख रहा था। मेटल, पीएसयू, रियल्टी और एमएनसी इंडेक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी के भी अगर आप गेनर लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, एमएनएम, आयशर ये टॉप गेनर्स थे। लेकिन लूजर्स की बात करें तो उसमें टाटा कंज्यूमर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट था, कोटक बैंक में भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट था, बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक, ये सब निफ्टी को नीचे खींचने का कामकाज कल के सेशन में करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऑटो फाइनेंशियल मैम यहाँ पे जो तेज़ी बन रही है, क्या ये खरीदारी करने का मौका है या फिर यहाँ पे बिकवाली करके चलें? क्योंकि जैसे आप कह भी रही थी कि जिस तरह से इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है इंडिया में, तो रेट कट की जो होप्स हैं वो काफ़ी डिमिनिश नज़र आ रही हैं इंडिया में। तो ये जो रेट सेंसिटिव हैं, फिर ये किस होप पे चल रहे हैं? फेस्टिव डिमांड भी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। यस संदीप जी, पर मुझे लगता है फेस्टिव डिमांड अभी पिकअप कर सकती है। सो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर मुझे यहाँ से स्लाइटली पॉजिटिव नजर आ रहा है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव कॉन्ट्रेरियन बेट प्रेफर करूंगी। मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। 2950 के लेवल पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। 2850 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3080 से 3100 तक के टारगेट्स रहेंगे। वहीं अगर हम आयशर मोटर्स की भी बात करते हैं तो 4520 के लेवल पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। सो मुझे लगता है ये स्टॉक भी 5200 तक हायर साइड में टेस्ट कर सकता है लेवल्स को। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स में भी देखिए तो 880 से 890 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम ब्रॉड बेस्ड थीम देखें मार्केट की तो स्लाइटली स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है, बट यस कॉन्ट्रेरियन बेट्स में बाइंग की जा सकती है। टाटा मोटर्स में भी मेरी एडवाइस रहेगी कि बाइंग करके चल सकते हैं। 980 तक के टारगेट्स ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकते हैं। ओके, और फाइनेंशियल्स में मैम जो फाइनेंशियल सर्विसेज में हम इतना आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है इसमें भी सिलेक्टेड पॉकेट्स में ही बाइंग करनी चाहिए। बजाज फाइनेंस की बात करूं तो मुझे लगता है 78-80 के लेवल्स पे हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस यहाँ से एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 6680 के लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। सो मुझे लगता है इसमें भी बाइंग की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और हाई साइड में 7050 इन 7200 तक के का एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो बजाज फाइनेंस में मेरी बाइंग की बात रहेगी। बट वहीं अगर हम एचडीएफसी लाइफ देखते हैं तो वहां पर मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। 753 के लेवल पर मुझे लगता है एक अच्छा रेजिस्टेंस है। सो इसमें शॉर्ट बना के चल सकते हैं। सो इसमें मेरी शॉर्ट की कॉल रहेगी। डाउन साइड में 710 से 690 तक के लेवल्स डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 710, 696 नीचे की तरफ टारगेट एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। वीक नज़र आ रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस में आप खरीदारी करें 7050, 7200 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। और ऑटो में एमएनएम और टाटा मोटर्स में आप कॉन्ट्रेरियन बेट लेके चल सकते हैं, यानी कि बाजार की चाल या बाजार की दिशा के विपरीत आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ऐसी राय फिलहाल निकल के सामने आ रही हैं। कल के सेशन में हमने देखा मैम, जो एमएनसी स्टॉक्स हैं यहाँ पे काफ़ी प्रेशर था। चाहे आप एबीबी देखिए, सीमेंस देखिए, कमिंस इंडिया देखिए और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, जो एमएनसी शेयर्स हैं इनमें बिकवाली की कोई वजह आप समझ रही हैं? और कोई स्टॉक चार्ट वाइज हो कि आपको अच्छा लग रहा हो या फिर बिकवाली के मौके बन रहे हो जहाँ पे?
संदीप जी, इन स्टॉक्स में अगर हम देखें तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स पोस्ट किए हैं, वीक अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं, बट मुझे लगता है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ट्रेंड अभी भी इनमें पॉजिटिव ही है, बट यस, नियर टर्म में मुझे लगता है अभी सेलिंग का प्रेशर रहेगा। सो मुझे लगता है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इनको देखते हैं तो थोड़ा शॉर्ट साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। सीमेंस में अगर हम देखें तो 8000 के लेवल पर एक अच्छा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। डाउन साइड में मुझे लगता है स्टॉक स्लिप कर सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 6950। वहीं अगर हम एबीबी में भी देखें तो पिछले सेशन में ऑलमोस्ट 5.73% तक के हमने लॉसेस आते हुए देखे। इसमें भी अभी मुझे नियर टर्म में प्रेशर नजर आता है, इवन दो लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। सो हायर साइड पे अगर हम देखें तो 8850 के लेवल पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। सो शॉर्ट की एडवाइस रहेगी ऑन स्मॉल राइज, and downside में we can see levels of around 7650 to 7500 as well. Having said, मुझे लगता है 7000 का जो लेवल है वो एबीबी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा और लोअर लेवल्स पर हम दोबारा से इसमें बाइंग आते हुए देख सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा सेल ऑन राइज कर सकते हैं, बट ओवरऑल रेट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है तो आप शॉर्ट पोजीशंस भी बना सकते हैं सीमेंस में, और एबीबी में लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, जैसे मैम बता भी रही थी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा था। एडवांस डिक्लाइन आप देखिए केवल 700 शेयर ऐसे थे, इनफैक्ट उससे भी कम, जो कि कल चढ़कर बंद हुए, और गिरने वाले शेयरों की सूची आप देखिए 2100 से ज़्यादा थी। तो 1:3 से ज़्यादा का एडवांस डिक्लाइन रेशो हमने बनता हुआ देखा है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिर गया और 850 अंकों के आसपास की गिरावट हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखी है। 7 दिन की तेज़ी के बाद आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स में तीसरे दिन लगातार गिरावट के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। और मिड कैप इंडेक्स की गिरावट का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि दिन के दौरान हमने जो हाई बनते हुए देखा था, ऑलमोस्ट 59,000 का हाई बन गया था, लेकिन वहाँ से आप देखिए 1300 अंकों की गिरावट लेकर मिड कैप इंडेक्स में जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स 971 अंक गिरा है, लेकिन हायर लेवल से आप देखेंगे तो आपको 1300 अंकों के आसपास ही गिरावट नजर आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर किस तरह का था और ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का पेन है, वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की जो गिरावट है उससे साफ तौर पे समझ आ जाएगा। लेकिन इस गिरावट में भी मैम हम देख रहे हैं कि जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं, चाहे आप तेजस नेटवर्क्स की बात करें, टाटा केमिकल्स की बात करें, टाटा इन्वेस्टमेंट हुआ, टाटा एलेक्साई हुआ, इन सब में काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए नजर आ रहे थे। टाटा ग्रुप का कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे है, जहाँ पे अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है, जहाँ पे खरीदारी इनिशिएट की जा सकती हो? संदीप जी, मुझे लगता है टाटा इन्वेस्टमेंट में अभी भी यहाँ से अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर, आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक, बट मुझे लगता है थोड़ा सा डिप्स की वेट करें। 6750 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो वहां पर बाइंग करके चल सकते हैं। 6300 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 7500 एंड देन 7800 एज वेल। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, मुझे लगता है 880 से 890 में एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो टाटा मोटर्स में भी बाइंग की जा सकती है। 960 से 980 तक के हाई टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो टाटा केमिकल्स में हमने ऑलरेडी अच्छे गेन्स आते हुए देखे हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल रहेगा। 1222 से 1225 के लेवल्स पर टाटा केमिकल्स में मुझे लगता है एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अनलेस दिस लेवल इज रीच्ड, मुझे फर्दर गेन्स अभी नजर नहीं आ रहे हैं। सो बेटर रहेगा इस स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक कर ले। सो दीज आर माय टॉपिक्स इन द टाटा ग्रुप सेगमेंट। ठीक है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं कि खरीदारी कर सकते हैं डिप्स पे। टाटा मोटर्स पे पहले भी लेवल बताए गए हैं, लेकिन टाटा केमिकल यहाँ पे 1220-25 का लेवल काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे चाहें तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई कल के बाज़ार की, कल किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा था। अब फोकस करते हैं आज का बाज़ार किस तरह का रह सकता है, आज किन शेयरों किन सेक्टर्स में पैसा बन सकता है। शुरू करते हैं आज की तैयारी। आज की तैयारी मैम होल्डिंग कंपनियों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि कल के सेशन में आप देखिए जिस भी कंपनी के साथ होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट लग रहा था उसमें आप देखिए ज़बरदस्त गेंस बनते हुए दिख रहे थे। इन एंटिसिपेशन की 28 तारीख को एक कॉल ऑक्शन होने वाला है, जिसमें सेबी की ओर से जो अप्रैल में एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया था इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज या फिर जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज होती हैं, इनकी ट्रू वैल्यू को डिराइव करने के लिए 28 तारीख को सेशन होने वाला है। तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि आप देखिए पिलानी इन्वेस्टमेंट 20% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ। टाटा इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी, उसमें काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिख रहे थे। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स में देखिए 14% के आसपास के गेंस बनते हुए दिखे। बाकी भी कंपनियाँ अगर आप देखें, चाहे वो BF इन्वेस्टमेंट हो, वर्धमान होल्डिंग्स हो, TVS होल्डिंग्स हो, इनमें भी काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं। और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट नाम का भी एक शेयर है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए नजर आ रहे थे।
थे। तो न्यूज़ फ्लो इस तरह से है कि जो मंडे का इवेंट है उससे पहले इन शेयरों में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है मैम, या कोई ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे अभी भी अपसाइड की गुंजाइश बची हो, या फिर जहाँ पे 20% का सर्किट लग गया, कोई ऐसा स्टॉक भी है जहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? मुझे लगता है संजीव जी ये स्टॉक्स पिछले सेशन में काफी आउटलायर्स रहे हैं। न्यूज बेस्ड मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, बट वॉल्यूम्स में भी अगर हम देखें तो एक अच्छा सर्च देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम एटलीस्ट नियर टर्म में कंटिन्यूड रहेगा। सो मुझे यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स में देखें तो थोड़ा सा भी डिप मिलता है, आप बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 10,000। बाइंग करके चल सकते हैं। 9,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और हाई साइड में 12,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर वर्धमान होल्डिंग्स की भी बात करते हैं तो वहां पर भी 20% तक के हमने गेन्स आते हुए देखे और स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अबव द प्रीवियस स्विंग हाई विद गुड वॉल्यूम्स। सो मुझे लगता है ये मोमेंटम अभी नियर टर्म में सस्टेन होगा। थोड़ा सा कॉशियस जरूर है, थोड़े डिप्स पे ही बाइंग की एडवाइस रहेगी बिकॉज स्टॉक ने ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग सर्च दिया है। बट येस, अभी भी बाइंग करके चल सकते हैं ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 4950। वर्धमान होल्डिंग्स में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 4650 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में 5800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पिलानी इन्वेस्टमेंट में भी ये स्टॉक भी हमारे रडार पे काफी टाइम से है। वी हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक सिंस 4600 और लेवल्स और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं इस स्टॉक में। और यहाँ पर भी मुझे लगता है 7100 के आसपास अगर स्टॉक डिप लेता है तो बाइंग करके चल सकते हैं। 6700 के स्टॉप लॉस रहेंगे और हाई साइड में 7850 तक के टारगेट्स रहेंगे। पर इन लेवल्स पर मेरी एडवाइस रहेगी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा एग्जिट करें, एटलीस्ट पार्शियली जरूर बुक करें बिकॉज ऑलरेडी इस सेक्टर ने अच्छे गेन्स दिखाए हैं। सो पार्शियली हाई लेवल्स पे जरूर बुक करें एंड ट्रेड करें अपने स्टॉक। प्लीज़ पार्शली बुक कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने होल्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि 20% के गेंस एक ही दिन में देखने को मिले हैं। तो इन स्टॉक्स पे आप चाहें तो डिप्स पे दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। जिनके पास हैं वो थोड़ा सा पार्शली बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स अगर आपके पास पहले से रखे हुए हैं। कुछ इसी तरह का एक्शन हमने मैम मिड कैप IT स्टॉक्स में भी बनता हुआ दिखा है। चाहे आप नेटवेब की बात करें, साइन DLM जिसके नंबर्स आए थे उसका रिएक्शन दिख रहा था, रूट मोबाइल, LTTS, इन सब के अगर आप देखें तो LTTS के भी नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मिड कैप IT शेयरों में जो मजबूती बनती हुई दिख रही है फ्रंटलाइन के बाद, इन स्टॉक्स पे आपकी क्या राय होगी? संदीप जी, मुझे अपने साइन को देखूं तो मुझे वीक नजर आ रहा है। ये स्टॉक अभी फर्दर स्लिप कर सकता है, सो मुझे लगता है अभी इसको अवॉइड करें। बट यस, लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग है, तो वेट करें लोअर लेवल्स की एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1680 टू 1700 आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। सो अभी मुझे लगता है इन स्टॉक्स में वेट करना बेटर रहेगा। थोड़ा फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। डाउन साइड पे ही इसमें मुझे लगता है दोबारा से बार्गेन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। ठीक है, तो ये बात हुई मिड कैप IT स्टॉक्स की। लेकिन मैम जो ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं, खासकर वो स्टॉक्स जो कि हाई लेवल से करेक्ट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, इसमें ओला इलेक्ट्रिक हुआ। लिस्टिंग के बाद हमने देखा था ये स्टॉक कुछ ही दिनों में डबल हो गया था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। 157 158 के आसपास का हाई लगाने के बाद अब देखिए अब 80 रुपये के आसपास आ गया ये स्टॉक। 76 रुपये का 52 वीक लो है, उसके बेहद करीब पहुँच गया, जो कि इसका ओपनिंग प्राइस भी था जब ये लिस्टिंग के दिन 9 अगस्त को खुला था। इसके अलावा रामा स्टील, HEG, वोडाफोन आइडिया, इन सब में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो भले ही बाजार ज़्यादा नहीं गिर रहे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप हाईलाइट कर भी रही थी। तो ऐसे जो ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक्स हैं, इनमें गिरावट में खरीदारी करनी है या अभी और वेट करें? मुझे लगता है संदीप जी इनमें भी थोड़ा वेट करना चाहिए। इसमें मेरी टॉपिक रहेगी रामा स्टील, बिकॉज मेटल्स की थीम जैसा कि मैंने पहले भी मेंटेन किया है प्रीवियस शोज में भी, मुझे लगता है मेटल्स अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इवन दो हमने आफ्टर द इनिशियल सर्ज एक कंसोलिडेशन का फेज आते हुए देखा है, थोड़ी करेक्शन जरूर देखने को मिल रही है, पर मुझे लगता है ये ओवरऑल थीम अभी भी परसिस्ट करेगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बिकॉज जो चाइना अपने प्रॉपर्टी सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, अपने रेगुलर बेसिस पे अपने इतने स्टिमुलस अनाउंस कर रहा है, उस पर अगर क्लैरिटी आ जाती है फर्दर, सो मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनते हुए हम देख सकते हैं। चाइना का अगर हम जो अभी रिसेंट का GDP डेटा को भी देखते हैं, दैट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। इवन दो सेकंड क्वार्टर से हमने अब थोड़ा सा स्लाइटली डिसमल आते हुए देखे नंबर्स, बट स्टिल दे आर वेरी क्लोज टू देयर 5% ग्रोथ टारगेट। सो मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में यहाँ से भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सो मुझे लगता है रामा स्टील में आपको कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 11 बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप रहेंगे 8 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में 17 एंड 22 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने बताया 8 रुपये का, राइट? नो, आई जस्ट रिपीटेड, अगर आपको थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड्स 11 बाय करके चल सकते हैं एंड 8 का स्टॉप लॉस रहेगा। हाई साइड में 17
एंड 22 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्लाइटली लॉन्गर टर्म का व्यू रहेगा, 6 to 8 मंथ का होराइजन अगर आपका है तो आप इसमें डिप्स पे बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ मैम। तो रामा स्टील में आप कह रहे हैं कि डिप्स में खरीदारी करें, 8 रुपये का स्टॉप लॉस, 17 का टारगेट है और 6 से 8 महीने का आपको व्यू लेके चलना है। नतीजों का सीजन चल रहा है मैम, बहुत सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि शार्प रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बाजार ज़्यादा पनिश करने के मोड में है, जहाँ पे खराब खबरें हैं, खराब नतीजे आ रहे हैं, बनस्पत उसके कि जहाँ पे अच्छी खबरें हैं या फिर अच्छा न्यूज़ फ्लो या फिर रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। उसमें टाटा कंज्यूमर आप देखिए, रिजल्ट्स खराब आए थे, उसका इंपैक्ट हमने नेगेटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। ऐसे एग्जाम्पल इंडिया मार्ट भी है, MRPL भी है, L&T फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट झेलते हुए नजर आए अपने नतीजों के बाद। क्या करना है मैम, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जो कि डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए जिसमें, या फिर अभी और भी गिरावट आ सकती है इनमें? मुझे लगता है इन स्टॉक्स में भी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी हमने अच्छे गेन्स बनते हुए देखे, बट फंडामेंटली ये स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे लगता है अभी यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है। सो अगर मैं जियो फाइनेंशियल की बात करूँ तो मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्गर टर्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अभी नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है, थोड़ा वेट करें, इसमें आपको 280 तक के लेवल्स मिले तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग कर सकते हैं। नियर टर्म में मुझे इस स्टॉक में काफी प्रेशर नजर आ रहा है, बट यस लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए 280 पे मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 200 और लॉन्गर टर्म के टारगेट्स की अगर हम बात करें तो 350 से 380 तक का लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपका नजरिया 1 से 2 साल का होना चाहिए। स्टॉक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत प्रॉमिसिंग नजर आता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है जियो फाइनेंशियल का शेयर। कोई और भी शेयर है मैम आप जो मेंशन करना चाहेंगे? संदीप जी, आपने अभी पहले आइडिया के बारे में पूछा था और आइडिया के लिए मैंने पहले भी मेंटेन किया था कि बेटर है इसको राइज पे एग्जिट करें। सो ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें तो इट हैज बीन ड्रिफ्टिंग लोअर। सो मुझे लगता है अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं इस स्टॉक में, मुझे लगता है 9 to 9.5 के लेवल पर इस स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। आइडिया भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। डाउन साइड में हम 6 to 5 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। सो अगर आपको 9.5 तक का राइज मिलता है, बेटर रहेगा आइडिया से एग्जिट करें। तो 6 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की गिरावट आइडिया के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो वोडाफोन आइडिया में आप बाउंस मिलता है 9 से 9.5 रुपये के आसपास का, तो यहाँ पे आप एग्जिट करके चलें, ये रणनीति आपके लिए निकल के सामने आ रही है। और जियो फाइनेंशियल जैसे मैम बता रही थी कि शॉर्ट टर्म के लिए 280 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे आप खरीदारी करें। लॉन्गर टर्म व्यू अभी भी पुलिश है, अगर आप 1 से 1.5 साल का व्यू देते हैं इसे तो 350-380 तक भी जियो फाइनेंशियल का शेयर जाता हुआ नज़र आ सकता है। ब्रोकिंग शेयरों में हमने देखा है मैम काफ़ी मुनाफा वसूली अब हावी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई कि जो एक्सचेंजेस हैं वो अपने लॉट साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिस तरह से सेबी ने जो फरमान जारी किया था उसका अब इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता हुआ दिख रहा है। NSE ने अपने सारे जितने ही पाँचों इंडेक्स डेरिवेटिव्स हैं उनके लॉट साइज़ में बढ़ोतरी करने की बात करी है, लेकिन सारे ही आप देखिए जो ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वो गिरकर बंद हुए हैं। चाहे आप IIFL सिक्योरिटीज़ देखें, मोतीलाल देखिए, जियोजीत फाइनेंशियल देखिए, इसके अलावा आप बाकी स्टॉक्स भी देखेंगे तो उनमें आपको कमज़ोरी ही नज़र आएंगी। अगर आप समझा पाएँ मैम ये क्या हो रहा है इन स्टॉक्स में और क्या व्यू लेना चाहिए इन स्टॉक्स पर? डेफिनेटली संदीप जी, जैसा कि आपने मेंटेन किया, जो लॉट साइजेस बढ़ने की बात है जो सेबी ने रिकमेंड किया है, और इसके साथ साथ जो वीकली एक्सपायरीज भी काफी ज्यादा बंद हो रही हैं, इसका डेफिनेटली हम ब्रोकिंग स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं, बिकॉज इससे लिक्विडिटी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, और मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैश की तरफ शिफ्ट होंगी। सो ये डेफिनेटली ब्रोकिंग स्टॉक्स के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, लॉन्गर टर्म के लिए काफी हेल्दी है मार्केट के लिए, बट यस शॉर्ट टर्म में स्लाइटली नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हम ये सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स में एक अच्छे गेन्स आते हुए देख रहे हैं। पिछले 4 सालों में अगर हम देखें तो ब्रॉड बेस्ड मार्केट की पार्टिसिपेंट्स की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा बड़ी है, और अगर हम एक्टिव इन्वेस्टर बेस भी देखते हैं इट हैज सर्ज टू अराउंड 12 करोड़। सो मुझे लगता है इसका इन ब्रोकिंग स्टॉक्स को काफी ज्यादा फायदा मिला है, बट यस यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। स्पेशली अगर मैं आनंद राठी वेल्थ की बात करती हूँ तो मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिल रहे हैं, इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर रहेगा। 4280 से 4290 के लेवल्स पर स्टॉक में एक अच्छा प्रेशर है, सो सेल ऑन राइज की इसमें स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, और डाउन साइड में स्टॉक मुझे लगता है 3700 तक स्लिप कर सकता है। वहीं अगर हम जेएम फाइनेंशियल की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर भी हम 170 के लेवल पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बनते हुए देख रहे हैं, इवन दो 143 पे एक अच्छा सपोर्ट है, बट यस हायर लेवल्स पर इसमें सेलिंग की ही एडवाइस रहेगी। बट यही अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे लगता है अभी भी थोड़े से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। आपको अगर 898 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो आप दोबारा से इसमें बाइंग कर सकते हैं।
1050 से 1080 तक के लेवल्स हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो स्लाइटली सिलेक्टिव रहें, ऑलरेडी जिन स्टॉक्स ने अच्छे गेन्स दिए हैं वहां से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट की एडवाइस रहेगी। कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में मुझे लगता है अभी भी डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो जेएम फाइनेंशियल आनंद राठी से निकले ब्रोकिंग स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल में डिप्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 1050 1080 के टारगेट आ जाएंगे अगर आपको 898 रुपये के आसपास खरीदारी करने का मौका मिलता है। तो नतीजों पर वापस फोकस लेके आए मैम, तो बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक से नंबर्स आ चुके हैं। यूनियन बैंक के नंबर आ चुके हैं। आरबीएल कोटक ने डिसअपॉइंट किया है। स्टॉक्स में हमने रिएक्शन भी देखा कल किस तरह से आता हुआ दिखा। हालांकि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अच्छे थे और इसने बैंक निफ्टी को तो सपोर्ट किया ही है। कल आप देखिए कमज़ोर बाजार में भी करीब 2.5-3% के आसपास की मजबूती के साथ ये स्टॉक होता हुआ दिखा। और पिछले हफ्ते एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद भी हमने देखा रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ दिखा था। तो इनमें से मैम कौन से बैंकों को खरीदें, किससे कर दे टाटा बाय बाय? संदीप जी, अगर हम पेटीएम की बात करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने। मैम बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन संदीप जी? बैंकों के जो नंबर्स आए हैं जिस तरह के मैम, खास तौर पे प्राइवेट बैंक्स में कोटक आरबीएल ने डिसअपॉइंट किया है। एचडीएफसी एक्सिस बैंक के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और इसमें यूनियन बैंक के नंबर्स भी आ चुके हैं। अगर हम पीएसयू बैंकों की बात करें तो नंबर्स के बाद जो नतीजे जिस तरह के आए हैं और जिस तरह के रिएक्शंस हमने बाजार में देखे हैं, किन बैंकों को खरीदना है, किन से दूर रहना है? एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखें तो हमने पिछले सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, बट वहीं अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो अभी 1750 के लेवल पर एचडीएफसी बैंक में मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर भी प्रेशर नजर आता है। 1270 के लेवल्स पर स्टॉक में एक अच्छा रेजिस्टेंस है और ये स्टॉक स्लिप कर सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1180। तो मुझे लगता है अभी प्राइवेट बैंक्स में, जैसा कि पहले भी मैंने मेंटेन किया, मुझे लगता है अभी नियर टर्म में प्रेशर रहेगा। एक्सिस बैंक में भी हमने पिछले सेशन में अच्छे लॉसेस आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी लॉसेस थोड़े से और एक्सटेंड हो सकते हैं। सो थोड़ा वेट करें। प्राइवेट बैंक्स में अभी शॉर्ट की कॉल ही रहेगी। बट वहीं अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं तो मुझे कैनरा बैंक स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। पीएसबी में भी मुझे लगता है बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर हम वहीं यूनियन बैंक की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। पीएसबी मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक मैम? यस यस। सो इसमें अगर आपको 51 के लेवल्स पर मिलता है पंजाब एंड सिंध बैंक, आप यहाँ बाइंग करके चल सकते हैं। 45 का स्टॉप लॉस रहेगा। 58 से 60 तक के टारगेट्स हाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। So PSB would be my top pick in the PSU bank space. 58 से 60 का टारगेट है। 45 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। 51 के आसपास बाइंग करनी है पंजाब एंड सिंध बैंक के स्टॉक में। कैनरा, पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और शॉर्ट करना है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे हाई लेवल्स पे रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है हाई लेवल से ये करेक्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। लंबी लिस्ट है मैम जिनके नंबर्स आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे। उसमें बजाज फाइनेंस है जिसकी बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं जिसमें अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी शामिल हैं। जोमेटो के नंबर्स भी आएंगे। टेलीकॉम पैक से इंडस टावर्स के नंबर आएंगे। इसके अलावा पेटीएम, एसआरएफ, अंबर एंटरप्राइजेज जो कि कल 20% के ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ, इसके भी नंबर्स आएंगे। और एमएनएम फाइनेंशियल जिसकी आप पहले बात कर चुके हैं, वरुण बेवरेजेस, इनके नंबर्स भी आज के सेशन में ही आते हुए नजर आएंगे। तो नंबर से पहले कोई स्टॉक आपके रडार पे मैम जिनकी बात आपने कर ली उसके अलावा? संदीप जी, मुझे लगता है जोमेटो अभी भी एक अच्छी पिक रहेगा। बट अगर आपको थोड़े से डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 241 टू 242, जोमेटो में बाइंग कर सकते हैं। 210 का स्टॉप लॉस रहेगा। 285 से 290 तक के लेवल्स 1 से 3 महीने के नजरिया अगर आपका है तो आप रख सकते हैं इस स्टॉक को। और 290 तक के लेवल्स हाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। 290 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 330 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं अदानी ग्रीन को देखती हूँ, ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। यस, थोड़े से डिप जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट 1670 के लेवल पर अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 1520 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में इसमें एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है, व्हिच कैन टेक द स्टॉक हायर टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1890 टू 1900। सो जोमेटो एंड अदानी ग्रीन में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी ऑन स्मॉल डिप्स। ठीक है, 1520 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अदानी ग्रीन में ऊपर में 1890 से 1900 तक के टारगेट्स आ सकते हैं और जोमेटो में भी 280-290 के टारगेट है। अगर ये लेवल पार हो गए उसके बाद 330 तक के जो जोन्स हैं वो भी आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इनको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। नतीजे आने वाले हैं आज, उससे पहले आप यहाँ पे ज़रूर फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा मैम, आपकी नज़र कहाँ पे? आप तो चार्ट्स को रीड करती रहती हैं, फंडामेंटली भी स्टॉक्स को ट्रैक करती हैं। छोटी अवधि में या फिर आज के सेशन के लिए कोई स्टॉक्स जो कि आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए, जहाँ पे खरीदारी या बिकवाली करने के मौके बन रहे हैं?
ये संदीप जी, मुझे लगता है जी में बाइंग करके चल सकते हैं। ऑलरेडी इस स्टॉक में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सो 125 ऑलमोस्ट करंट लेवल्स के आसपास इसमें मेरी बाइंग की प्राइस रहेगी। 115 का स्टॉप लॉस रहेगा और 155 तक के टारगेट्स 3 महीने तक के होराइजन में आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं मुझे लगता है इन्फोसिस में मैं एक कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना चाहूंगी। आईटी सेक्टर में हमने पिछले सेशन में काफी लॉसेज आते हुए देखे हैं। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बट वही मुझे लगता है काफी ओवरसोल्ड नजर आ रहा है मुझे आईटी इंडेक्स। मुझे लगता है यहाँ से कुछ रीबाउंड देखने को मिल सकता है। सो आईटी मेजर में इन्फोसिस में मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। 1825 के लेवल्स पर बाइंग करके चल सकते हैं। 1780 का शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रहेगा और 1920 से 1935 तक के लेवल्स हाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऑटो सेक्टर में भी मुझे लगता है स्लाइट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और यहाँ पर मेरी पिक रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2950। स्टॉप लॉस रहेंगे 2870 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 3080 से 3100। ओके तो 3 स्टॉक्स हैं, जी एंटरटेनमेंट, इन्फोसिस और एम जहाँ पे थोड़े थोड़े डिप्स पर बाइंग करने की राय दी गई है। कितना व्यू लेके चलना है मैम, कब तक ये टारगेट्स आ जाएंगे इन तीनों स्टॉक्स के? ये संदीप जी, ये एक महीना का नजरिया है। दीज आर शॉर्ट टर्म कॉल्स, ये इन्वेस्टमेंट कॉल्स नहीं है। दीज आर फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो तो स्टॉप स्विंग। लॉस जरूर मेंटेन करें, बिकॉज मार्केट में अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सो अगर मैं दोबारा से मेंटेन करूंगी, अगर 24,686 के नीचे अगर निफ्टी में क्लोजिंग हो जाती है, वी आर हेडेड लोअर टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 24,500 फर्स्ट एंड देन 24,200 लेवल्स एज वेल इन कमिंग डेज। सो इस लेवल पर काफी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। सो ये पिक्स में आप स्टॉप लॉस लगा के जरूर चलें। ठीक है, तो निफ्टी के इन लेवल्स को ज़रूर आप ध्यान में रखिए। अगर 24,686 टूट जाता है तो फिर हम 24,500, 24,200 की ओर बढ़ सकते हैं। तो आपके भी स्टॉप लॉसेस इन स्टॉक्स में भी लग सकते हैं जहां पे आपको एक महीने का व्यू लेके खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसलिए क्योंकि बाजार वॉलेटाइल है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। 115 रुपये का स्टॉप लॉस जी एंटरटेनमेंट में है। इन्फोसिस में 1825 के आसपास खरीदारी करें तो 1780 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और एम में भी 2950 के आसपास आपको खरीदना है। डिप्स पर 2870 रुपये का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ भी रहे हैं। कोई डिस्क्लोजर्स मैम, मैं इससे पहले हम आपसे विदा लें? Sandeep ji, I'm personally holding some of the stocks that we have spoken about, and we have been recommending these to our clients as well. चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू वेरी गुड डे मैम। Thank you. तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन कोई भी दुविधा अगर आपको चलते बाजार में यानी कि बीच बाजार में आती है तो मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक एक खास कार्यक्रम लेके आते हैं। तो उनके साथ आप चाहें तो अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। उनसे कोई भी अगर दुविधा, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज पर आप लगातार अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर किस तरह का व्यू बन रहा है, ये सब आपको इसी शो में जानने को मौका मिलता है सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में। चलिए तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।